हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। एक ही वीडियो में पूरा हम आधुनिक इतिहास आज हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग नहीं देखें अभी तक वो वाली क्लास तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक ही काम करना है, जैसे मैं क्वेश्चंस इसमें मैं नोट किया हूं सेम टू सेम आपको नोट्स बना लेनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ ये बोलता हूं कि जितने इसमें से क्वेश्चंस आएंगे एक भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होगा। बस आपको एक ही करना है। लास्ट में बता रहा हूं कि आप लोग जैसे मैं इसमें नोट्स बनाया हूं सेम टू सेम आपको नोट्स बना लेनी है। ठीक है, एग्जाम के टाइप आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, केवल वीडियो आपको नहीं देखना है, नोट्स इसकी बना लेनी है। ठीक है, क्योंकि मैं इसे अपने हाथ से जो आपकी लुसेंट की बुक आती है सब्जेक्टिव वाली उसी से पूरा निचोड़ बनाया हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस इसमें मैंने शामिल किया है, एक भी क्वेश्चंस फालतू के नहीं है। तो आधे घंटे में आप पूरा मध्यकालीन इतिहास, सॉरी आधुनिक इतिहास पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और पानीपत के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में मैं बता दिया हूं। तो आज यहां पे देख सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। सबसे पहले पता होना चाहिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो ये 1761 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें किनकी हार हुई थी? तो मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था, कब हुआ था, ये याद रखना है। फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, और तृतीय युद्ध आपके सामने है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के। ये रहा अगला पॉइंट हमारा है। इसी तरह आपको स्टार बना के पॉइंट से लिखने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम। इसका वास्तविक नाम क्या था? हालांकि एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट लिख लेना है अहमद खां। ठीक है, इसका वास्तविक नाम था और इसने भारत पर 8 बार आक्रमण टोटल किए थे। ठीक है, तो इनसे ये था इतना। अब ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, कौन कौन सी कंपनियों का आगमन हुआ है, ये अपनी फैक्ट्री प्रथम कहाँ पे स्थापित किए थे। ठीक है, कौन पहले आए कौन बाद में गए, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने है। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे, तो वास्को डी गामा। कब आए थे? 17 मई 1498। कहाँ आए थे? कालीकट नामक बंदरगाह पर। ठीक है, केरल राज्य में पड़ता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेंडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था। ठीक है, तो वो थे फ्रांसिस्की द अल्मेंडा। ठीक है, अगला पॉइंट, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी बोल सकते हैं, ये कहाँ पे खोली थी? ये कोचीन में खोली थी। ठीक है, अगर हम आने का क्रम बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग भारत में आए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डच मैंने लिखा है, तो डच के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कोठी फैक्ट्री वाला याद रखिए, कोचीन में सबसे पहले स्थापित किए थे। ठीक है, वायसराय कौन बन के आए थे और कब आए थे? तो 1498 में। ठीक, अगला जो अगले आए थे वो आए थे डच लोग। ठीक है, जो डच यात्री थे, पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। हालांकि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता बट लिखना है आपको। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, डचों से जो पूछा जाता है कि डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किए थे, तो ये 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किए थे अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरी फैक्ट्री इनकी पुलिकट में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहला वाला आप लोग जरूर याद करिएगा। अगला पॉइंट, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको क्वालिटी कम दिख रही हो तो आप लोग अपना वीडियो का रेवोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिए, कम से कम 360 पे देखिए तो आपकी क्वालिटी जो है बेहतरीन दिखाई देगी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड ड्रैगन था भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज। ठीक है, डचों के बाद कौन आए थे? अंग्रेज लोग आए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1611 ईसा पूर्व में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक
कोठी की स्थापना की थी। ये जो थी वैज्ञानिक फैक्ट्री थी। अगर आपके से एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली वैज्ञानिक फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पे की थी, तो मछलीपट्टनम में की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फैक्ट्री वाला ही अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि डच लोग कहाँ पे किए थे, पुर्तगाली लोग कहाँ पे किए थे, अंग्रेज लोग कहाँ पे किए थे, तो ये जरूर याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। आपसे एग्जाम में थोड़ा इसकी लैंग्वेज बदल के पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी, ऐसे याद रख लेना है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, ठीक है। अभी मैं जो बताऊँ कि वैज्ञानिक फैक्ट्री थी, अगर केवल फैक्ट्री की बात करते हैं कि अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी, तो सूरत में स्थापित की गई थी, ठीक है। यही वाला ज़्यादा पूछा जाता है, वैज्ञानिक वाला नहीं पूछा जाता है। तो 1608 में सूरत, ये स्थान का नाम याद रखना है सूरत, ठीक है, बाकी सन नहीं पूछा जाता। अगला पॉइंट, 1664 में लुई 14वें के पीएम कोलबर्ट ने डच इंडिस ओरिएंटल की स्थापना की थी। ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके बाद यानी कि अंग्रेजों के बाद जो आए थे वो आए थे फ्रांसीसी लोग आए थे, तो फ्रांसीसी लोगों की जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो भी सूरत में ही की गई थी। ये क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, ऐसा मैटर कोई आपको यूट्यूब पे नहीं देगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो मिस मत करिएगा, इस पूरे वीडियो को नोट करते चलिए। और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से गवर्नर के क्वेश्चन बहुत आया करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। सबसे पहले हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो इसने जो है बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा है कि द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी, ठीक है, किस गवर्नर ने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, ठीक है। उसके बाद हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, सबके बारे में हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इसका क्या है कि 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी, ठीक है। अगला पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल का कार्य है ये कि इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने किया था। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, द बंगाल गजट, किसके शासनकाल में प्रकाशन किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक इस तरह से कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, द बंगाल गजट, ठीक है, और किसने प्रकाशित किए थे, जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने, किसके शासन काल में स्थापित किया गया था, ये इसे प्रकाशित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। तो ये वाला तो कतई जहर प्रश्न है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ था। कतई जहर पॉइंट है ये सारे, नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट उठा के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, एक भी मिस नहीं करना है पॉइंट आपको। अगले हैं हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं कि इसने जो है 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगला पॉइंट यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, ये तो कतई जहर है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें। पहला है पॉइंट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, यानी कि ये इसमें का है। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको तो आप लोग लिखना मत भूलिएगा। और अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के बारे में, ठीक है। इनके शासनकाल में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए गए हैं, जैसे डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के समय में पहली भारत में ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। उस ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में ही भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी, ये याद रखना है, मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसी के समय में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगले हैं लॉर्ड कैनिंग, ये जो हैं अंतिम गवर्नर जनरल थे,
ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद भारत का प्रथम वायसराय भी थे ये, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, अगला पॉइंट, इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। अभी हम 1857 की क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड मेयो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लॉर्ड मेयो क्योंकि इनके समय में जो है भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में इन्हीं के कार्यकाल में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। अगला पॉइंट है, यानी कि हम पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, यानी कि जो जो पॉइंट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट्स को मैं इसमें केवल रखा हूँ। ठीक है, पॉइंट है, इसी के कार्यकाल में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। ठीक है, यानी कि पहले जो है अनियमित जनगणना होती थी, कभी भी हो जाती थी। ठीक है, और फिर जो है साल फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, 1881 से कि 10-10 साल में आपकी जो जनगणना है वो होगी। किसके शासनकाल से हुई है? लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ था? इनके समय में एओ होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, अभी हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं लास्ट में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड मिंटो डित्ती, ये कोई खास नहीं है बट ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। इसके समय में ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था इसी के शासनकाल में, लॉर्ड मिंटो दित्ती के। ठीक है, अगले हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ था। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट का पारित हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। ठीक है, अगला पॉइंट है, खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था इसी के शासनकाल में। ठीक है, अगले हैं लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले बम्बई में ही पहुंचा था। अगला है, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ा बदल के पूछा जा सकता है, किसकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध करने में हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। इनकी सर में लाठी की चोट लग गई थी तो तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट है कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। और अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये हुआ था 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 में। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन वो भारतीय हैं जिन्होंने भाग लिया था? ये पॉइंट अभी मैं लिया हूं, अगर आपको पहले से पता है तो आप लोग अभी कभी कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, अगर आपको पता है कि कौन पहला भारतीय है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे तो उनका नाम बता सकते हैं, नहीं तो अभी मैं इसमें बता दूंगा। ठीक है, अगले हैं लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, पहला पॉइंट, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। किनके शासनकाल में? इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की एक नई पार्टी बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शासक के बारे में तो नहीं पूछा जाता बट एग्जाम में पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक एक नई पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया था इनके ही शासन काल में। ये रहा अगला पॉइंट, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया था। अगला पॉइंट है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। ये सन आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले हैं हमारे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये रहा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे। ठीक है,
एग्जाम में यही वाला ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये रहा मोस्ट पॉइंट कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगर भारतीय आपसे पूछा जाएगी क्योंकि प्रथम और अंतिम कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो ये थे शासकों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में। एक क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में उठा के पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं बटालियन थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, मेरठ से हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पॉर्म स्टर्न थे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखने हैं। अगला है 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, पील कमीशन को नियुक्त किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन थे और उनमें भारतीय नायक कौन कौन थे। ठीक है, तो ये हम इसी तरह आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे इतना ही है, आप लोग अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं, नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम केंद्रों के बारे में बात करते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, सॉरी दिल्ली। तो दिल्ली के भारतीय नायक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान थे। और कानपुर से कौन थे, नाना साहेब। ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लखनऊ से भारतीय नायक कौन थे, बेगम हजरत महल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है। उसके बाद झांसी से कौन थे, तो रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान। इनमें से जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है दिल्ली और कानपुर। ठीक है, कि इनमें से कौन कौन भारतीय नायक थे, दिल्ली और कानपुर केंद्र से। तो ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट है लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। ठीक है, किसने इसकी निर्णय की घोषणा की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, अगला पॉइंट 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ठीक है, उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डैर था। ठीक है, अगला पॉइंट जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के कारण ही लौटा दिए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सर की उपाधि लौटा दिए थे इसी के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि हंटर आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1919 याद रखना है, तारीख ज़्यादा नहीं पूछी जाती। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड हुआ कब था, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पे, गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर। ठीक है, एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहीं पे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, और इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में जो कोई स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसी घटना से दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। काकोरी कांड कब हुआ था पूछा जाएगा, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसमें जो है एक ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है, 8 राउंड उसका ट्रेन का नाम था। ठीक है, लूटा गया था, सरकारी खजाना था इसमें। ठीक है,
और इसका लूटने का विचार किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का था। फिर बाद में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, पकड़कर। अगला यहाँ पे पॉइंट है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया था। कहाँ से स्टार्ट किए थे दांडी यात्रा? तो साबरमती आश्रम से ये अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात में पड़ता है साबरमती आश्रम। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये अभी मैं बताया हूँ आपको, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो जॉर्ज सिस्टम था भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट। ये रहा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। अभी मैं नारा यानी कि काफ़ी नारे उसमें मैं लिखा हूँ, कम से कम 10 से 15 हैं, और कौन क्या किस मतलब नारा दिए हैं तो उनके नाम मैं अच्छे से लिखा हूँ। उनको याद कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नारे से मैं बता रहा हूँ, स्लोगन से, ठीक है। अगला पॉइंट है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता था? तो भगत सिंह को जाना जाता था, ठीक है। और ये जो भगत सिंह थे इनको फांसी दी गई थी। किस मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी? तो जीसी हिल्टन ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, ठीक है। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। और राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही जो है तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ संस्थाओं के नाम मैं लिखा हूँ और उनके संस्थापक के नाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आत्मीय सभा। एग्जाम में पूछा जाता है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्मा राम पांडुरंग। ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा आप लोग। वेद समाज के संस्थापक आचार्य केशव चंद्र, ठीक है। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान एवं सलीम उल्ला खान। उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल सिंह, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक अभी मैं बताऊं कि सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी की मतलब बनाए थे, इस पार्टी को, फॉरवर्ड ब्लॉक को। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस ने, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे अभी बताया हूँ आपको कि प्रमुख वचन एवं नारे। यहाँ पे क्वालिटी आपको कम दिखाई दे रही होगी, बट मैनेज करिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे वचन एवं नारे और उनके नाम, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। और जय हिंद का नारा किसने दिया था? एक मिनट, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। और आराम हराम है का नारा किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। वेदों की और लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे इसका नारा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? जयप्रकाश नारायण। वंदे मातरम का बाकिम चटर्जी। एंड साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसको राम प्रसाद बिस्मिल में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिए थे। और शामेन कमीशन वापस लाओ, ये किसने कहे थे? लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों के बारे में हम जानते हैं, जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे तो इसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे है पहला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की खोज, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको नोट कर लेना है। ये अभी मैं बताऊं कि कांग्रेस अधिवेशन के बारे में अच्छे से आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी 1885 ईस्वी में, ठीक है। और जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? बेमेश चंद्र बनर्जी।
इन्हें शॉर्टकट में कभी कभी WC बनर्जी भी लिख के आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। ये ज़्यादा नहीं पूछा था। और दादा भाई नौरोजी थे दूसरे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। ये तीसरा वाला तो कतई जहर है। 1887 कहाँ हुआ था? मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और इसे कैसे आपको याद रखना है, ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1888 इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इन दोनों को आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हुए तो कई अधिवेशन, बट जो जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हीं को मैं इसमें केवल शामिल किया हूँ। जैसे 23वां हो गया, कब हुआ था? 1907 में। और कहाँ हुआ था? सूरत में, ठीक है। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन में 1907। मोस्ट इंपॉर्टेंट कतई जहर है, बार बार मुझे मत बोलना पड़े कि कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में, ठीक है। और 91वां ये कब हुआ था? 1937 में, ठीक है, फैसपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये पहला जो है गांव में आयोजित किया गया था, प्रथम अधिवेशन ये है कि गांव में आयोजित किया गया था, फैसपुर में, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। और ये रहा लास्ट पॉइंट है कि बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स ऑस्टम हिक्की, जो कि अभी मैं बताया हूं कि यह भारत का प्रथम समाचार पत्र है, आप लोग इससे परिचित हो गए हैं पहले ही, ठीक है। तो ये था पूरा आधुनिक इतिहास, ठीक है। अगर आप लोग प्राचीन एंड मध्यकालीन इतिहास की क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब जो आपकी हिस्ट्री की क्लास आएगी वो विश्व इतिहास, इसके बाद आपका हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जियोग्राफी की क्लासेस चलेगी, इसे आप लोग नोट्स कर लें। 100% इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहता हूं मैं आप लोगों को, विश्वास रखिए मेरे ऊपर। निश्चित ही आपको मेरे द्वारा एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, अच्छे खासे आप लोग नंबर लाएंगे जीके हिंदी में। तो सेम टू सेम आपको नोट कर लेनी है और रिवीजन करते रहें जब तक आपका रिवीजन नहीं हो जाता अच्छे से एग्ज़ाम तक में, तो आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। एक हफ्ते में कम से कम आपको रिवीजन करते रहना है। अगर आपके मन में कुछ डाउट है बीएड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट का वीडियो या प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियोज पड़ी हैं। यानी कि 2016 से लेके 2020 तक के मैं पेपर्स डाल दिया हूँ, इन 5 साल के पेपर्स डाल दिया हूँ, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इन सभी पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कैसे होना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दे रहा हूँ। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर हर एक पेपर्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहें अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।